यदि हम एक पत्थर लें और उसे जल से भरे हुए पात्र में कुछ इस तरह से रख दें, तो हमें यह पता है कि यह जल इस पत्थर पर कुछ इस तरह से हर दिशा में धक्का देना शुरू कर देगा। अब यदि हम यह कुल बल प्रति क्षेत्रफल ज्ञात करना चाहें, अर्थात यह पता करना चाहें कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल कितना है, तो इस राशि को हम दाब यानी कि प्रेशर कहते हैं। इस वीडियो में हम पदार्थ पर दाब के प्रभावों के बारे में ही समझने वाले हैं। अब यहाँ पर यदि हम एक पत्थर की बजाय एक गुब्बारा होने की कल्पना करें, तो ऐसा होने पर गुब्बारा सारी दिशाओं से संपीड़ित हो जाएगा और उम्मीद करता हूं कि आप भी इस बात से सहमत होंगे कि इस स्थिति में गुब्बारा आकार में संकुचित हो जाएगा। अब आपको बता दूं कि पत्थर के साथ भी समान तरह की ही घटना होने वाली है। चूंकि पत्थर पर सारी दिशाओं से बल लग रहा है, तो पत्थर भी यहां पर संपीड़ित हो जाएगा और आकार में संकुचित हो जाएगा। हालांकि यह संकुचन बहुत सूक्ष्म होगा, जिसके परिणाम स्वरूप हम हमारी आंखों से इसे नहीं देख पाएंगे, लेकिन यहाँ पर संकुचन तो अवश्य रूप से हो रहा है। अतः हम कल्पना कर सकते हैं कि इस दाब के परिणाम स्वरूप पत्थर यहाँ पर कुछ इस तरह से आकार में संकुचित हो जाएगा। तो अब इस विरूपण अर्थात डिफॉर्मेशन को रोकने के लिए हमारा पदार्थ एक प्रत्यानयन बल अर्थात रिस्टोरिंग फोर्स उत्पन्न करेगा, जो कि इस विरूपण के खिलाफ लगेगा। तो यहाँ पर यह प्रत्यानयन बल विरूपण की विपरीत दिशा में उत्पन्न होता है, और यदि हम प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले कुल प्रत्यानयन बल को ज्ञात कर लें, तो उसे हम आयतन प्रतिबल अर्थात बल्क स्ट्रेस कहते हैं। इसलिए अब जो यहाँ पर हम राशि लिख रहे हैं वह आयतन प्रतिबल है, और प्रतिबल के बारे में हम पहले की वीडियोस में काफी बात कर चुके हैं। हम जानते हैं प्रतिबल को हम कैसे परिभाषित करते हैं। प्रतिबल होता है किसी प्रकार का प्रत्यानयन बल प्रति इकाई क्षेत्रफल। प्रतिबल के बारे में हम पहले के वीडियोस में विस्तार से बात कर चुके हैं, तो मैं कहूंगा कि आप एक बार उन वीडियोस को जाकर देखिए और उसके बाद यहां पर आइए। किंतु संक्षेप में मैं आपको यह बता दूं कि प्रतिबल को हम कैसे परिभाषित करते हैं। प्रतिबल होता है किसी प्रकार का प्रत्यानयन बल प्रति इकाई क्षेत्रफल, और यदि वह प्रत्यानयन बल सभी दिशाओं से लग रहा है, तो हम इस शब्द आयतन प्रतिबल का उपयोग करते हैं। अब जब यह पत्थर साम्य अवस्था अर्थात इक्विलिब्रियम में होता है, तो जो प्रत्यानयन बल है यानी अंदर से लगने वाला बल है, वह बाहर से लगने वाले बल के बराबर होता है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमारा पदार्थ तो साम्य अवस्था में आएगा ही नहीं। तो हम कह सकते हैं कि साम्य अवस्था में आयतन प्रतिबल दाब अर्थात प्रेशर के बराबर होता है। तो अब ध्यान दीजिए, इस दाब के कारण इस पदार्थ का आयतन कम हो गया है। तो अब हम यहाँ पर एक और राशि को परिभाषित करेंगे, जिसे हम कहते हैं आयतन विकृति यानी कि बल्क स्ट्रेन। अब विकृति के बारे में हम पहले से ही जानते हैं। विकृति होती है विमा में कोई परिवर्तन प्रति इकाई विमा। अब क्योंकि इस स्थिति में आयतन में परिवर्तन हो रहा है, तो विकृति आ जाएगी आयतन में परिवर्तन प्रति इकाई आयतन। अब स्वाभाविक रूप से जब हम दाब को बढ़ाते जाएंगे, तो यहाँ पर यह पत्थर और संपीड़ित होता जाएगा, और ऐसा होने से आयतन विकृति बढ़ती जाएगी और आयतन प्रतिबल भी बढ़ता ही जाएगा। तो इससे हमें यह समझ में आता है कि आयतन प्रतिबल और आयतन विकृति इन दोनों के मध्य कोई संबंध अवश्य रूप से होगा, और वह संबंध हुक के नियम के द्वारा दिया जाता है। तो हुक के नियम के अनुसार आयतन प्रतिबल जो कि दाब के समान होता है, वह आयतन विकृति के समानुपाती होता है। अब हम यहाँ पर इस अनुक्रमानुपातिकता के चिन्ह को हटा सकते हैं और बराबर का चिन्ह लगा सकते हैं। बस हमें अब यहाँ पर एक स्थिरांक लिखना होगा। तो यहाँ पर यह जो स्थिरांक है यह b होता है, और यह प्रत्यास्थता गुणांक यानी कि मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कहलाता है। और यहाँ पर इस प्रत्यास्थता गुणांक को हम आयतन गुणांक अर्थात बल्क मॉड्यूलस कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, इस दाब के प्रभाव के कारण इस पत्थर का आयतन कम होगा, अर्थात यहाँ पर यह डेल्टा V एक ऋणात्मक संख्या होने वाली है, क्योंकि जो अंतिम आयतन है वह प्रारंभिक आयतन से कम है। और केवल इस चीज को दर्शाने के लिए हम यहाँ पर एक माइनस लगा लेते हैं। यह माइनस बस इस बात को बता रहा है कि दाब लगाने पर
इस पत्थर का आयतन कम होता जा रहा है। अब आइए इस आयतन गुणांक के बारे में जरा और बात करते हैं और इकाइयों से शुरुआत करते हैं। तो देखिए, किसी अन्य विकृति की तरह ही आयतन विकृति भी इकाई रहित होती है। तो इसका अर्थ है कि आयतन गुणांक की इकाई इस दाब की इकाई के समान होगी, और हम जानते हैं कि दाब की इकाई होती है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या फिर कह सकते हैं पास्कल। तो इसका मतलब है कि आयतन गुणांक की इकाई भी पास्कल हो जाएगी। अब आइए यह समझते हैं कि आखिरकार यह आयतन गुणांक हमें बताता क्या है। तो देखिए, यदि आयतन गुणांक बहुत अधिक है तो समान विकृति के मान के लिए हमें बहुत अधिक दाब चाहिए होगा। इसी बात को हम दूसरे शब्दों में कुछ ऐसे कह सकते हैं कि आयतन गुणांक का मान जितना अधिक होगा, पदार्थ को संपीड़ित करने में हमें उतनी ही मुश्किल आने वाली है। तो यदि उदाहरण रूप में हम यहाँ पर कुछ पदार्थ देखें, तो इस तालिका में यहाँ पर कुछ पदार्थ हैं और दाएं पक्ष में इनके आयतन गुणांक लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर ध्यान केंद्रित कीजिए, स्टील का जो आयतन गुणांक है यानी कि 160, वह जल और वायु के आयतन गुणांकों से बहुत अधिक है। क्योंकि देखिए, स्टील यहाँ पर एक ठोस है और सामान्यतः हम यह उम्मीद करते हैं कि ठोसों के आयतन गुणांक बहुत अधिक होंगे, क्योंकि ठोस पदार्थों को संपीड़ित करना बहुत ही मुश्किल होता है। अब यहाँ जरा दूसरी ओर देखिए, द्रव का आयतन गुणांक ठोस की तुलना में काफी कम है, लेकिन फिर भी इसका आयतन गुणांक काफी ज्यादा है। जैसे उदाहरण रूप में यहाँ पर जल का आयतन गुणांक है 2 गीगापास्कल। गीगा का अर्थ होता है 10 की घात 9। तो यह जो जल का आयतन गुणांक है यह काफी अधिक है, लेकिन फिर भी ठोस की तुलना में यह काफी कम होता है। और अब यदि हम गैस के आयतन गुणांकों की बात करें तो ये काफी कम होते हैं। तो इसका मतलब है कि वायु को संपीड़ित करने के लिए हमें काफी कम दाब की आवश्यकता होती है, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि वायु आसानी से संपीड्य है। और यह बात तो हम हमारी सामान्य समझ से ही जानते हैं। जैसे उदाहरण रूप में हमारे पास यदि कोई बोतल है जिसके अंदर किसी भी प्रकार का जल नहीं है और केवल वायु है, तो उस बोतल को कुचलना काफी आसान होता है। और इसका कारण यही है कि वायु का आयतन गुणांक काफी कम होता है। तो अब जरा ध्यान दीजिए, पदार्थ का आयतन गुणांक जितना कम होता है, उस पदार्थ को संपीड़ित करना उतना ही आसान होता है। तो उम्मीद करता हूं कि आप समझ पाएंगे कि पदार्थ का जो संपीड़ितता कारक है, यानी कि पदार्थ को कितनी आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है, इस बात का जो कारक है वह पदार्थ के आयतन गुणांक के व्युत्क्रमानुपाती अर्थात इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और इसीलिए हम यहाँ पर एक पद परिभाषित करते हैं जिसे हम कहते हैं संपीड्यता, यानी कि कंप्रेसिबिलिटी। और यह एक संख्या होती है जो कि हमें यह बताती है कि पदार्थ को संपीड़ित करना कितना आसान है। और संपीड्यता को हम आयतन गुणांक के व्युत्क्रम के रूप में परिभाषित करते हैं। तो यदि हम संपीड्यता के नजरिए से देखें तो वायु के लिए संपीड्यता का मान अधिक होता है और स्टील के लिए संपीड्यता का मान कम होता है। अब देखिए, जब भी मैं आयतन प्रतिबल और संपीड़ित करने की बात करता हूं तो मेरे दिमाग में एक पदार्थ आता है जो कि है स्पंज। हम जानते हैं कि स्पंज को हम बड़ी आसानी से संपीड़ित कर सकते हैं और स्पंज एक ठोस भी होता है। तो जरा इसके बारे में सोचिए, हमने तो यह बात पहले ही कर ली थी कि ठोसों के लिए आयतन गुणांक बहुत अधिक होते हैं और उसके परिणाम स्वरूप ठोसों के लिए संपीड्यता बहुत ही कम होती है। तो यदि ठोसों के लिए संपीड्यता बहुत ही कम है तो इसका मतलब है कि स्पंज तो यहाँ पर एक अपवाद है, क्योंकि इसके लिए संपीड्यता बहुत अधिक है, यानी इसको बड़ी आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है। तो आपको क्या लगता है कि ऐसा यहां पर क्यों हो रहा है? मैं उम्मीद करता हूं कि आपने स्वयं से इसके बारे में सोचा होगा। अब चलिए मैं आपको इसका कारण बता देता हूं। तो इसका कारण है कि स्पंज में बहुत से छिद्र होते हैं और इन छिद्रों में वायु पाई जाती है, और हम यह तो जानते ही हैं कि वायु बहुत अधिक संपीड्य होती है। तो इस वजह से यह संपूर्ण स्पंज भी बहुत अधिक संपीड्य होता है। तो संक्षेप रूप में इसकी वजह है कि स्पंज में इन छिद्रों में वायु फंसी हुई होती है।